हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को, ठीक है, जो कि आपका आगामी एग्जाम जो कि अपेक्स बैंक का निकला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसमें जो है जनजाति से भी क्वेश्चन छाटा गया है, ठीक है, और इसमें भूगोल का भी ऐड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास से भी लिया गया है। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ इस वीडियो में बने रहिए। ये हमारा पार्ट 1 होगा, ठीक है, पार्ट 1 होगा। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे पार्ट 1 में। इसके बाद जो है पार्ट 2, पार्ट 3 के अनुसार जो है पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे आते रहेगा। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजिम किसान मजदूर सभा का आयोजन की अध्यक्षता निम्न में से किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था। देखिए, राजिम किसान मजदूर सभा बोला गया है। आपके ऑप्शन है विष्णुदत्त शुक्ला, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल या माधवराव सप्रे। तो क्या हो जाएगा, आंसर बताइए आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुदत्त शुक्ला। देखिए, राजिम किसान मजदूर सभा का आयोजन बोला है, विष्णुदत्त शुक्ला इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, रविशंकर शुक्ल जी हैं और माधवराव सप्रे जी हैं, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता हैं। ठीक है, दिग्गज क्रांतिकारी, दिग्गज नेता हैं। ये सभी जो है इनके सहयोगी थे, सपोर्ट करता थे। ठीक है, जो राजिम में हुआ था ये जो किसान मजदूर सभा, देखिए ये कब हुआ था उसको जान लीजिए। तो ये जो हुआ था 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। क्योंकि अधिक से अधिक गांव-गांव में जा कर के हम लोगों को क्या करना था, असहयोग आंदोलन के दौरान जो गांव के लोग हैं उनको, माल गुजारों को, ठीक है, माल गुजारों को, जो मजदूर हैं उनको, जो किसान हैं उनको, ये सभी जनता को इकट्ठा करना था। ठीक है, असहयोग करने के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, इसलिए जो है राजिम किसान मजदूर सभा का आयोजन जो है किया गया था राजिम में। ठीक है, तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये जो राजिम है वह महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे उसके लिए, क्या है, स्टैटिक जीके के लिए। ठीक है, तो ये राजिम से संबंधित मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ जो है कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके अलावा 3 फैक्ट ऐसे आप मुझे कमेंट करके बताइए जो कि राजिम से संबंधित है। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि राजिम से संबंधित है, उसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये राजिम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आप मुझे कमेंट करना मत भूलिए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे। तो बिलासपुर में वानर सेना पूछा गया है। देखिए, वानर सेना जो है 1930 में जो है बनाया गया था। ठीक है, अब बोल रहा है बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है वासुदेव देवरस, बलीराम आजाद, यति यतन लाल, क्रांति कुमार भारती। देखिए, वासुदेव देवरस जो है वह बिलासपुर वानर सेना के प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। वहीं बलीराम आजाद जो है वह रायपुर वानर सेना के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, बलीराम आजाद, बलीराम दुबे आजाद पूरा नाम है इनका। तो बलीराम दुबे आजाद जो है वह रायपुर वानर सेना के गठन के संस्थापक थे। वहीं वासुदेव देवरस जो है बिलासपुर के वानर सेना के गठन से संबंधित रखते हैं। ठीक है, ये जो वासुदेव देवरस है ये प्रथम, ठीक है, 1930 में, देखिए 1930 में जो है 2 पक्ष होते हैं ना। 1930 में 2 संविधान आंदोलन उभर कर सामने आता है, एक प्रथम चरण और एक द्वितीय चरण। तो इस द्वितीय चरण में जो है बलीराम दुबे आजाद वाला, ठीक है, और ये जो है प्रथम चरण में वासुदेव देवरस के द्वारा किया गया था। ठीक है, बलीराम दुबे आजाद के द्वारा ब्राह्मणपारा क्षेत्र जो है बहुत ही प्रमुख था। ठीक है, ब्राह्मणपारा रायपुर में है, ब्राह्मणपारा जो है इसका प्रमुख केंद्र स्थल था। ठीक है, वानर सेना का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। देखिए, तमोरा जंगल सत्याग्रह पूछा है। सबसे पहले इसका आंसर कर लेते हैं। पहले तो ऑप्शन देखते हैं, यति यतन लाल, शंकर राव गनौद वाले, भगवती प्रसाद मिश्र या इनमें से सभी। देखिए, तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व जो है इन तीनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अर्थात यति यतन लाल, शंकर राव गनौद वाले, भगवती प्रसाद मिश्रा, तीनों के द्वारा जो है तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, ये तीनों ही आ जाएंगे, अर्थात आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए याद कैसे रखना है, तमोरा में हुआ क्या था, एक महत्वपूर्ण कांड हुआ था। तमोरा से याद रखिएगा तमाचा मारा गया था। कौन मारा था तमाचा, तो बालिका दयावर्ती ने, जो कैप्टन अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, एमपी
MP दुबे को क्या कर दिया था, तो इस बालिका दयावर्ती ने क्या कर दिया था, तमाचा मार दिया था दोस्तों। तो इसी बालिका दयावर्ती ने जो है MP दुबे को तमाचा मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि जंगल सत्याग्रह रोकने की कोशिश कर रहा था ये अधिकारी, इसलिए इसको तमाचा मार दिया गया था। ठीक है, तो तमाचा से याद रखिएगा तमोरा। ठीक है, ये जो है कब हुआ था, तो ये जो है 9 सितंबर को हुआ था, 9 सितंबर को हुआ था। और एक और इससे संबंधित याद रखिएगा, ये महासमुंद में है ना, महासमुंद में है ये। महासमुंद में एक और हुआ था 8 सितंबर को, 8 सितंबर को हुआ था, उसका नाम है लभरा, लभरा। ठीक है, लभरा जो है इसका एक और हुआ था 8 सितंबर 1930 को, और ये तमोरा जो है 9 सितंबर 1930 को तो हुआ ही था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर हाई कोर्ट भवन में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? ठीक है, पूछा है क्या, नागपुर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर हाई कोर्ट में। तो देखिए आपके ऑप्शन है क्रांति कुमार भारती, जमनालाल बजाज, पंडित रविशंकर शुक्ल या ठाकुर रामकृष्ण सिंह। देखिए ये जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह हैं, ये जो है प्यारेलाल ठाकुर प्यारेलाल है उनके पुत्र हैं। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल जो हैं उनके ये पुत्र हैं। इन्हीं के द्वारा जो है नागपुर में हाई कोर्ट भवन में जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, तिरंगा झंडा फहराया गया था, और इनके जो साथी है, सहयोगी है, उनका नाम था वल्लभ दास। ठीक है, वल्लभ दास जो है, वल्लभ दास गुप्ता इनके सहयोगी थे, और ठाकुर रामकृष्ण जी ने तिरंगा झंडा फहराया था नागपुर के हाईकोर्ट भवन में। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये क्रांति कुमार भारती कहाँ से संबंधित है और कहाँ झंडा फहराए थे, और झंडा फहराने के जुर्म में गिरफ्तार हो चुके थे। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वें नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजनेताओं के छत्तीसगढ़ आगमन से संबंधित कथन में से कौन सा गलत है? तो देखिए कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। ए में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग के प्रचार हेतु छत्तीसगढ़ आए थे। बिल्कुल सही बात है, बाल गंगाधर तिलक 1918 में जो है आए थे हमारे छत्तीसगढ़। ठीक है, होम रूल लीग के प्रचार के लिए। वहीं वी गिरी जो है राजनांदगांव के मिल मजदूर हड़ताल के दौरान आए थे। ठीक है भाई, 1920 में वी गिरी जो है आए थे, एकदम करेक्ट है। तीसरे नंबर का दिया है जवाहरलाल नेहरू शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने हेतु रायपुर आए थे। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक सम्मेलन, चूंकि चचा नेहरू जो है शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, वहीं देखते हैं चौथा नंबर का स्टेटमेंट, डी में दिया है वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस भवन के उद्घाटन के लिए रायपुर आए थे। ये भी एकदम सही बात है भाई, 1940 में आए थे ये। ठीक है, और एक बार 1947 में आए थे विलय पत्र के लिए, और एक आए थे कांग्रेस भवन के उद्घाटन के लिए 1940 में। तो इनमें से सभी सही हैं, तो आपके ऑप्शन ई हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे मोक्ष प्यार नहीं है, मुझे मोक्ष प्यार नहीं है, मोक्ष से प्यार नहीं है ऐसा होगा, मुझे मोक्ष से प्यार नहीं है फिर भी मैं मुझे मोक्ष प्यार नहीं है मैं फिर जन्म लूँगा, ऐसा कथन किसका है, किस क्रांतिकारी का है हमारे छत्तीसगढ़ का, उसको बताना है। ऑप्शन है बैरिस्टर छेदीलाल, माधवराव सप्रे, यतियतन लाल या वामनराव लाखे। तो ऐसा कथन था माधवराव सप्रे जी का। माधवराव सप्रे आप सभी को पता है बहुत ही एक्टिव क्रांतिकारी हैं। इसके बारे में बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल को याद रखिएगा, इनका जन्म जो है अकलतरा में हुआ था, बिलासपुर के अकलतरा में हुआ था। ये जो है वह क्या लिखा है इनके द्वारा, तो हॉलैंड का इतिहास। ठीक है, हॉलैंड की स्वाधीनता या हॉलैंड का इतिहास नामक जो लिखा है इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, वहीं याद रखिएगा यतियतन लाल जैन जो है विवेकवर्धन आश्रम से संबंधित है। ठीक है, विवेकवर्धन आश्रम से संबंधित है। वहीं वामनराव लाखे जो है राय साहब के नाम से प्रसिद्ध है। राय साहब को छीन लिया था इन लोगों ने, तो राय साहब को इसने त्याग दिया था, तो इसे लोकप्रिय की उपाधि दिए थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के किन नेताओं के द्वारा भाग लिया गया था? देखिए 4 लोगों के द्वारा भाग लिया गया था। 1889 की बात हो रही है। ये जो है प्रथम बार हमारे छत्तीसगढ़ से इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग लिए थे 1889 में। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमारे छत्तीसगढ़ से प्रथम बार 4 लोग भाग लिए थे। ये चारों में से ये जो चारों नाम हैं वो वही हैं। ठीक है, अर्थात माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर, ये चारों जो है भाग लिए थे। कुल टोटल 214 लोग भाग लिए थे मध्य प्रांत एवं बरार से, जिसमें से 4 छत्तीसगढ़ से थे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ड्रैगन आकृति के शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। ड्रैगन आकृति बोलेगा तो चितवा डोंगरी, वही ज्यामितीय आकृति बोलेगा तो कर्मागढ़। ठीक है, ज्यामितीय आकृति बोलेगा, ज्यामितीय आकृति के शैल चित्र बोलेगा तो कर्मागढ़, वहीं चितवा डोंगरी बोलेगा तो ड्रैगन आकृति।
बेनीपाट जो है बहुरंगी शैल चित्र से संबंधित है, ठीक है, बहुरंगी शैल चित्र से संबंधित है बेनीपाट। वहीं बोतलदा जो है, बोतल कैसा होता है, लंबा होता है, तो सबसे लंबी गुफा कहाँ है, बोतलदा में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांड्या पाथर ताम्रपत्र किस शासक का है? देखिए, पांड्या पाथर ताम्रपत्र आपके ऑप्शन है व्याघ्रराज, स्कंदवर्मन, भीमसेन या नरेंद्र थबल। नरेंद्र थबल तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है नल वंश का अंतिम शासक है, ठीक है, नल वंश का अंतिम शासक है। इसके बारे में और कुछ जानकारी हमको नहीं मिली है। व्याघ्रराज को जो है किसने हराया था, तो समुद्रगुप्त ने हराया था, ठीक है, समुद्रगुप्त ने हराया था व्याघ्रराज को, ठीक है। इसके बारे में जो है एडेंगा से जो है 29 सिक्के मिले हैं, ठीक है, व्याघ्रराज के। एडेंगा कहाँ है, कोंडागांव में। वहीं स्कंदवर्मन जो है पोड़ागढ़ से संबंधित है, ठीक है, पोड़ागढ़ जो कि अभी वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है, पोड़ागढ़ का विष्णु मंदिर, पोड़ागढ़ से सिक्का, पोड़ागढ़ के अभिलेख स्कंदवर्मन से संबंधित है। वहीं इस क्वेश्चन की बात करें अर्थात पांड्या पाथर की बात करें तो भीमसेन से संबंधित है, ठीक है। ये जो है सेकेंड लास्ट जो है शासक था, ठीक है, नल वंश का, इसी से संबंधित है ये पांड्या पाथर ताम्रपत्र, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कौशल मंडलाधिपति की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण किया गया था? आपके ऑप्शन है नन्नराज प्रथम, नन्नराज द्वितीय, हर्षगुप्त या इंद्रबल। देखिए, नन्नराज द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नन्नराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। हर्षगुप्त इसकी पत्नी जो थी वह साटा देवी थी, जो कि मौखरी राजकुमारी थी, वह साटा देवी, ठीक है। इसी का ही पुत्र था महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, ठीक है, जिसके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रबल जो है वह सरबपुरी राजकुमारी लोक प्रकाशा से इनका विवाह हुआ था, ठीक है, सरबपुरी राजकुमारी लोक प्रकाशा से इनका विवाह हुआ था, ठीक है। इंद्रबल ने जो है काशी नगर बसाया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ की काशी किसको बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ की काशी किसको कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, गौड़ जनजातियों के द्वारा सुअरों का विवाह किस पर्व के दौरान किया जाता है? आप सभी को पता है गौड़ जनजाति जो है विवाह करवाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इनमें जो है बहुत प्रकार की विवाह संस्कृति होती हैं, ठीक है। तो मेघनाथ पर्व के दौरान, गौरा पर्व के दौरान, लारू काज के दौरान या माटी तिहार के दौरान। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लारू काज। ये जो लारू काज है, इसी के समय जो है इन लोग सूअरों को विवाह करवाते हैं, ठीक है। वहीं मेघनाथ पर्व कब मनाया जाता है, तो फाल्गुन माह में मनाया जाता है। फाल्गुन माह, होलिका दहन, आप सभी को पता है, होली मनाते होंगे आप लोग बहुत अच्छे से धूमधाम से। गौरा पर्व अर्थात दीपावली के समय, अर्थात कार्तिक माह में लोग कार्तिक माह में लोग गौरा पर्व मनाते हैं। वहीं माटी तिहार कब मनाते हैं इन लोग, चैत्र माह में मनाते हैं, चैत्र माह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी जनजाति कबीर पंथियों के विशेष प्रभाव में आ रहे हैं? आपका ऑप्शन है उराव जनजाति, हल्बा जनजाति, भद्रा जनजाति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति जो है कबीर पंथियों के विशेष प्रभाव में आ रहे हैं। वहीं उराव जनजाति की बात करें तो उराव जनजाति जो है ईसाई धर्मों के प्रभाव में आते जा रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13वें नंबर का क्वेश्चन, बड़गी दिया है, इसको लाठी दे दी है क्वेश्चन में, अर्थात बड़गी को लाठी कहते हैं, लाठी को बड़गी कहते हैं, को विवाह का प्रतीक मानते हैं। अर्थात लाठी या बड़गी को विवाह का प्रतीक कौन से जनजाति मानते हैं? तो आपका ऑप्शन है गदबा जनजाति, भतरा जनजाति, पांडु जनजाति या गोंड जनजाति। ये पांडु जनजाति पांडव वंश को बोल रहे, पांडव जाति को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए पंडो जनजाति को बोल रहा है, ठीक है, ये पंडो जनजाति। तो गदबा जनजाति इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। देखिए, गदबा जनजाति के लोग क्या करते हैं, इस विवाह के प्रतीक जो है लाठी को मानते हैं, अर्थात जहाँ पर विवाह करते हैं वहाँ पर इस बड़गी को रखते हैं, ठीक है। अर्थात जहाँ जैसे कि रिश्ता मांगने भी जाते हैं तो इस बड़गी को लेकर के जाते हैं और घर के बाहर जो है इस बड़गी को टिका देते हैं, ठीक है, बड़गी को टिका देते हैं घर के बाहर। वहीं जो है विवाह की पद्धति में जो है इस बड़गी अर्थात लाठी का गदबा जनजाति में विशेष प्रमुख स्थान होता है। वहीं आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये भद्रा जनजाति के द्वारा जो है भद्रा नाट किया जाता है, ये बहुत ही प्रमुख है। पांडु जनजाति, ठीक है, पांडव जनजाति की बात कर रहे हैं, पांडव जनजाति की। इसमें एक होता है शायद मैं भूल रहा हूँ उसका नाम क्या होगा, बीरोखी विवाह, ठीक है, बीरोखी विवाह होता है दोस्तों इस पांडव जनजाति में, ठीक है। पांडव जनजाति में बीरोखी विवाह जो होता है धन के अभाव में किया जाता है, ठीक है। धन के अभाव में किए जाने वाला विवाह कौन सा है, बीरोखी विवाह किनके द्वारा किया जाता है, तो पांडव वंश के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
किस जनजाति के द्वारा गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है? तो डायरेक्ट इफेक्ट ग्रुप में याद रखिएगा बैगा जनजाति, ठीक है। बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन कहा जाता है, मुकद्दम कहा जाता है इसके पंचायत मुखिया को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द बिरहोर पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? एस.सी. रॉय, जॉर्ज ग्रियर्सन, श्यामाचरण दुबे या इनमें से कोई नहीं? तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.सी. रॉय, शरद चंद्र रॉय, इनके द्वारा ही द बिरहोर पुस्तक लिखा गया था। श्यामाचरण दुबे के द्वारा द कमार लिखा गया था, ठीक है, द कमार। आप मुझे कमेंट करके बताइए जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है। देखिए कमेंट करेंगे तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा रिवीजन होगा और आप जो है जीके को थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा एक्टिव होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स बिलासपुर एकदम करेक्ट है भाई, हमारे यहाँ रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक। कोसा शिल्प ये जो है कॉम्प्लेक्स जो है रायगढ़ में है, बिल्कुल रायगढ़ जो है कोसा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स, देखिए ये चापा भी प्रसिद्ध है लेकिन रायगढ़ भी हो सकता है, रायगढ़ भी है इसका आंसर, ठीक है। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स महासमुंद ये भी एकदम करेक्ट है। वहीं हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये अपना जगदलपुर में है, ठीक है। जगदलपुर में है, ना कि गीदम में है। तो आपका ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित नहीं है, डी वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्वत एवं ऊंचाइयों के आधार पर संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें दिया है आपको, एक तरफ पर्वत दे दिया है और एक तरफ क्या दे दिया है, एक तरफ पर्वत दे दिया है और एक तरफ उसकी ऊंचाइयों को दे दिया है। तो देखिए कैमूर पर्वत में देवगढ़ की चोटी है, वह जो 1033 मीटर हाइट है इसका, ये एकदम करेक्ट है। वहीं बदरगढ़ की बात करें तो बदरगढ़ जो है कवर्धा जिले में पड़ता है भाई, ये बदरगढ़ जो है 1176 है, ये भी एकदम करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। वहीं ये जो है नंदीराज जो है बैलाडीलक पहाड़ी में पड़ता है, नीचे दंतेवाड़ा में 1210 मीटर हाइट है, ये भी एकदम करेक्ट है। लाफागढ़ की चोटी, देखिए लाफागढ़ की चोटी जो है एक्चुअल में 1080 नहीं है, अर्थात आपका आंसर यही सही हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है बोला है? ये जो लाफागढ़ है वह 1048 मीटर है, ठीक है। और ये 1000 जो 80 दिया है ना, इसका आंसर जो है पलमागढ़ आ जाएगा, ठीक है। पलमागढ़ की चोटी जो है 1080 है, जबकि लाफागढ़ की चोटी 1048 है, ठीक है। बाकी सभी तो सुमेलित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही कथन को चुने। देख लेते हैं भाई, पढ़ लेते हैं। बलरामपुर 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, एकदम सही है। सुकमा जिला 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ये भी सही है। देखिए ये मान लेते हैं ये छत्तीसगढ़, यहाँ पास है बलरामपुर, तो यहाँ पास है सुकमा। सुकमा जो है 3 राज्यों को जो है स्पर्श करता है, वहीं बलरामपुर 3 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। बलरामपुर को देख लेते हैं, एक तो करता है झारखंड को, एक करता है यूपी को और एक करता है एमपी को। वहीं जो है तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना उड़ीसा को भी स्पर्श करता है, नीचे आंध्र प्रदेश को भी स्पर्श करता है, वहीं इधर तेलंगाना को भी स्पर्श करता है, अर्थात ये दोनों सही हैं। उपयुक्त में से दोनों सही हैं, अर्थात ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19वें नंबर का क्वेश्चन, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक रेखा का कटाव बिंदु कोरिया जिले के किस बिंदु से किस पहाड़ी से होकर के गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालम की पहाड़ी को, आप याद रखिएगा। बालम की पहाड़ी जो है इसका कटान बिंदु है, ये जो है कर्क रेखा है और ये जो है मानक रेखा है, इस बीच में पड़ता है बालम की पहाड़ी अपने छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है उसको चुनना है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय कुल 16 जिले थे, एकदम करेक्ट है ये, ठीक है। 1948 में रायगढ़, सरगुजा, बस्तर जिले बने बोला है, ये भी एकदम सही है भाई। 1906 में राजनांदगांव से कटकर दुर्ग जिला बना। देखिए दोस्तों ये जो है राजनांदगांव से कट करके नहीं बना था, ये जो है रायपुर से कट करके बना था, ठीक है। रायपुर से कट करके बना था दोस्तों, ना कि राजनांदगांव से। और डी दिया हुआ है 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, बिल्कुल सही बात है, अर्थात ये जो आंसर एक बार निकल गया तो सही होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण मिट्टी में क्या लिखा है? दक्षिण छत्तीसगढ़ में, हाँ दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिट्टी के क्रम को जमाएं। तो जमाना है भाई इसको, क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले तो आता है मरहान, ठीक है। मरहान के बाद आता है टिकरा, ठीक है। मरहान टिकरा, फिर आता है माल, फिर आता है गभार, ठीक है। ये जो है बस्तर क्षेत्र में अर्थात दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिट्टी के क्रम है, ठीक है। मरहान, टिकरा, माल, गभार। तो मरहान 1 हो जाएगा, टिकरा 2 हो जाएगा, माल 3 हो जाएगा और गभार 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपके क्रम है। इसमें मैंने कूट को नहीं रखा है, इसको डायरेक्ट आपको जमाना था, ठीक है। यही जो है उत्तर एक छत्तीसगढ़ में पूछता है दोस्तों। उत्तर छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा इसका क्रम?
तो देखिए टिकरा सबसे ऊपर हो जाएगा, उसके नीचे में होगा छावर, ठीक है, उसके बाद फिर होगा गाद छावर, फिर उसके सबसे नीचे में होता है बाहरा, ठीक है, बाहरा। तो इस प्रकार ये उत्तर छत्तीसगढ़ में क्रम है, ठीक है। दोनों को आप एक जगह लिख लीजिए और एक साथ याद करने की कोशिश कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी एवं उनके उद्गम स्थल में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये दिया है लात नदी रदन की पहाड़ी से निकलता है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। जोंक नदी कहाँ से निकलता है, गौरागढ़ की पहाड़ी से निकलता है, एकदम करेक्ट है। पैरी नदी भतरागढ़, सॉरी ये भातरगढ़ नहीं होगा, भातरीगढ़ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, भातरीगढ़ की पहाड़ी से निकलता है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका मतलब ये सही है। सोंडूर नदी जो है शिशुपाल पर्वत, देखिए शिशुपाल पर्वत ये नहीं है, शिशुपाल पर्वत जो है वह तो महासमुंद में स्थित है, धारी डोंगर में, लेकिन ये सोंडूर नदी जो है नरियर पानी से निकलता है, नरियर पानी पहाड़ी से निकलता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23वें नंबर का क्वेश्चन, धसकुंड जलप्रपात किस जिले में है। तो धसकुंड जलप्रपात जो है महासमुंद जिले में स्थित है। देखिए महासमुंद, धस धस गया क्या, कुंड, कुंड कैसा रहता है, धसा हुआ भाग में रहता है, और हमारे पृथ्वी का धसा हुआ भाग कौन सा है, तो समुद्र, ठीक है, समुद्र जो है हमारे पृथ्वी का धसा हुआ भाग है। और कुंड कौन बन जाता है, तो समुद्र, अर्थात जो है महाकुंड तो वही है ना, तो समुद्र, ठीक है, महासमुंद, महासमुंद कुंड, धसकुंड, कुंड कौन बन जाता है, समुद्र बन जाता है, तो महासमुंद, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस वीडियो का, पढ़ते हैं भाई इसको। निम्न कथन को पढ़िए और गलत कथन को चयन कीजिए। बोला है खुड़िया बांध को राजीव गांधी जलाशय के नाम से जानते हैं, एकदम करेक्ट है भाई, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो मुंगेली में पड़ता है। वहीं खारंग जलाशय को संजय गांधी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है, ये बिलासपुर में पड़ता है अपना। केलो परियोजना दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से संचालित है, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। अर्थात गलत कथन का चयन करें तो गलत तो कोई नहीं है भाई, सब सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य को हर्बल स्टेट के रूप में कब विकसित किया गया था, या कब विकसित या कब घोषित किया गया था हर्बल स्टेट के रूप में। बोला है आपके ऑप्शन है 4 जुलाई 2001, 4 सितंबर 2000, 4 जुलाई सन 2000 या 1 सितंबर 2001। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 2001 को हमारे छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा मिला था, ठीक है। तो आप इसको भी बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। देखिए मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में कई बार आया हुआ है, ठीक है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को भी हम लोग देखे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार के और 2-3 पार्ट आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ बने रहिए। देखिए इसका जो है PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जा करके, टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल जुड़िए आप। वहाँ पर जो है आपको आंसर के साथ दे दिया जाता है, ठीक है, आंसर के साथ, आंसर की के साथ जो है इस PDF को दिया जाता है, ठीक है। आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।